नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी भारतीय राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में हमने लास्ट चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। लास्ट चैप्टर हमारा था दोस्तों संविधान सभा। संविधान सभा हमने पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। आज दोस्तों शुरुआत हो जाती है, यानी भारतीय अनुच्छेदों पर बात करेंगे। कुल 22 भाग है। 22 भाग में पहला भाग स्टार्ट कर लेते हैं और जो उसमें अनुच्छेद है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए हेडिंग डाल लीजिए, भाग एक हेडिंग डाल लीजिए। भाग एक में दोस्तों अनुच्छेद पूछे, यानी भाग एक में पहली बात तो आता क्या क्या है। तो भाग एक में आता है भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक बात करेंगे दोस्तों। इस भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक बात करेंगे दोस्तों। यानी आज हमारा विधिवत तरीके से भाग 1 स्टार्ट हो जाता है। भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद है, तो 4 अनुच्छेद है, 1 2 3 4। और इसमें यानी ये भाग 1 को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो भारत का राज्य क्षेत्र इस नाम से संबोधित किया जाता है। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ दोस्तों। आर्टिकल 1 में एक लाइन लिखी हुई है, भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया कोमा राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। पहले इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश में अगर इस लिख दिया ना दोस्तों तो इसका मतलब समझ में आएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत shall be an union of state, shall be an union of state। दोस्तों ये शब्दावली लिखी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा फोकस रहेगा सरल शब्दों में आपको शब्द बताया जाए, यानी जो हमारे भारतीय संविधान यानी बेर एक्ट में लिखा हुआ ना वो को बताया जाए और सरल शब्दों में बताया जाए। क्योंकि दोस्तों आजकल जितनी भी यूपीएससी है, पीसीएस है, वो कोशिश ये कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के सह शब्द उठाए जाए। सह शब्द का मतलब जो हूबहू लिखा हुआ है बेर एक्ट की शब्दावली थोड़ी टफ है, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा दोस्तों, एकदम इजी गोइंग वे में समझ में आएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 1 पे बात कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। हिंदी में लिखा हुआ भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब दोस्तों पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए कुल कितने शब्दों का उल्लेख है। तो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, कितने शब्दों का उल्लेख है, तो 2 शब्दों का उल्लेख है। कौन कौन से, भारत और इंडिया। अब पहला प्रश्न तो दोस्तों यही बन जाता है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। प्रश्न आ सकता है कथन कूट से भी आ सकता है, सिंपल फैक्ट वाला भी प्रश्न आ सकता है। सिंपल फैक्ट वाला बात करें तो सीधा प्रश्न देगा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया और जम्बूद्वीप, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है दोस्तों। अब देगा कूट दे देगा 2 व 3 सही, 1 व 3 सही, तीनों चारों सही, 1 2 3 सही, तो आपको छांटना रहेगा। तो दोस्तों हिंदुस्तान, आर्यद्वीप यानी आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना। अब दोस्तों समस्या ये आ जाती है कि भारतीय संविधान है ना, वो मैंने आपको बताया था मूल रूप से इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब इस प्रकार का प्रश्न तो कभी बना नहीं है, न कभी बनने की संभावना है, फिर भी मैं चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। आपसे पहले ये पूछ लेना कि भारतीय संविधान में भारत के लिए पहले किस शब्द का प्रयोग हुआ है, भारत का हुआ है या इंडिया का। तो दोस्तों इंग्लिश में, पहले तो इंग्लिश में लिखा गया था, हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। तो इंग्लिश में लिखा हुआ तो पहले क्या आएगा दोस्तों, इंडिया आएगा, भारत बाद में आएगा। समझ में है। अब आपको सर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं आप, तो हम भारत के नागरिक हैं और भारत शब्द पहले नहीं आ रहा है, इंडिया आ रहा है। तो भाई संविधान में लिखा हुआ है, संविधान इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इंडिया शब्द पहले लिखा हुआ है, तो मैं संविधान के अनुसार यानी जो संविधान में लिखा हुआ वो बता रहा हूँ, तो उसमें इंडिया लिखा हुआ है। हमें प्रश्न का उत्तर चाहिए, वो उत्तर यही है। फिर भी अगर हिंदी में लिखा मिल जाए तो भारत आएगा दोस्तों, लेकिन इंग्लिश वाला मान्य रहेगा दोस्तों। आपने देखा हुआ पेपर के फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ रहता है कि पूरा का पूरा इंग्लिश वाला वैध रहेगा, हिंदी में त्रुटि हो सकती है दोस्तों।
अब दोस्तों दूसरी लाइन पे आ जाते हैं, राज्यों का संघ होगा, इसका क्या मतलब है? इसका तो बहुत बड़ा, आज तक जो प्रश्न पूछे हैं दोस्तों, इतने खतरनाक प्रश्न पूछे हैं इस पर कि आप गैस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक बार ये पूर्णतः आपने संपूर्ण वीडियो देख लिया तो आज के बाद में आर्टिकल 1 से आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया यानी भारतीय संविधान में पहली लाइन तो हम यही लिखेंगे नोट लगाकर कि भारतीय संविधान में भारत के लिए कुल कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो 2 शब्दों का। कौन कौन से? भारत और इंडिया। पहले पूछे तो इंडिया आना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों कुछ चित्र बनाकर बता देता हूं, ये राज्यों का संघ है ना, बाद में समझेंगे, लेकिन अगर वो चित्र समझ में है तो राज्यों का संघ आपको समझ में है, अगर वो चित्र समझ में नहीं है तो राज्यों का संघ समझ में नहीं है। फिर राज्यों का संघ का क्या मतलब है? कुछ भौगोलिक इकाइयां हैं, उन्हें मैं दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। एक इकाई है ऐसी दोस्तों, एक इकाई है ऐसी, ये दूसरी इकाई है दोस्तों। एक इकाई है ऐसी, ये तीसरी इकाई है। एक इकाई है दोस्तों ऐसी। अगर ये 4 इकाइयां समझ में है तो दोस्तों राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब समझ में आ जाएगा। यानी ये चीजें केंद्र से जुड़ी तो ही है, लेकिन इन पर केंद्र का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है दोस्तों। इस व्यवस्था को नाम दिया जाता है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक यानी कि पूरी की पूरी शक्ति किसमें निहित होगी? सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही होगा सब कुछ। यानी कहने का मतलब एकात्मक ही है सब कुछ, केंद्र करेगा वो ही होगा। यहां केंद्र का निर्माण राज्यों ने नहीं किया, बस केंद्र ही है सब कुछ। ये व्यवस्था है दोस्तों, इसे कहते हैं राज्यों का संघ। राज्यों का संघ और राज्यों का संघ 2 जगह स्पष्ट देखने को मिलता है। एक तो सबसे सूटेबल एग्जांपल है भारत, दूसरा है कनाडा। इस व्यवस्था को कहते हैं इस व्यवस्था को नाम दिया जाता है दोस्तों संघात्मक, यानी फेडरेशन। संघात्मक। इसका दुनिया में सबसे सूटेबल एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, संघात्मक व्यवस्था हमारी भी है, एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण देखने को मिलता है हमारी। ये व्यवस्था है परिसंघात्मक। और परिसंघात्मक का सबसे सूटेबल एग्जांपल है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। मतलब क्या है? तो चित्र से स्पष्ट है दोस्तों, यहां पूरी की पूरी एकात्मक व्यवस्था है, यानी एक ही चीज है। यानी यहां राज्य रुज्य कुछ नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही है। लेकिन यहां राज्य है, राज्य मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? केंद्र का। यानी कोई भी भौगोलिक इकाई भारत से बाहर नहीं जा सकती, सीधी सी बात है। तो क्या भारत से बाहर है क्या? केंद्र से कुछ बाहर नहीं है दोस्तों। राज्यों ने मिलकर केंद्र का निर्माण जरूर किया, लेकिन कोई भी भौगोलिक इकाई भारत से बाहर नहीं है। यहां राज्यों के निर्माण से केंद्र जरूर बना हुआ है, लेकिन भौगोलिक यानी जो भौगोलिक इकाइयां वो राज्य के बाहर क्षेत्र में जा सकते हैं। एग्जाम्पल यानी दोहरी नागरिकता है यहाँ, दो हाई सुप्रीम कोर्ट है यहाँ। राज्य का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है दोस्तों। यहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था होता है तो बिल्कुल नहीं होता। देश का एक सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों हमारे। परिसंघात्मक का मतलब देश से केंद्र तो बना हुआ है, लेकिन राज्य स्वतंत्र है दोस्तों, वो अपना कार्य करते हैं। कहने का मतलब यानी यहां भौगोलिक इकाइयां वो बाहर है। तो आई होप ये चारों चीजें आपको समझ में है। यानी राज्यों का संघ किसे कहते हैं? तो राज्यों के संघ का मतलब यही होता है दोस्तों। मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरेशन सिस्टम जहां होता है, फेडरेशन सिस्टम का मतलब होता है भौगोलिक इकाइयां बाहर जा सकती है, लेकिन जहां राज्यों का संघ यानी जहां राज्यों के संघ शब्द उल्लेखित होता है, वहां कोई भी भौगोलिक इकाई उसे बाहर से बाहर जाने का अधिकार नहीं है दोस्तों। सीधा सा मतलब यही है। यानी जहां भी ऐसी व्यवस्था है परिसंघात्मक, तो उल्लेख करने का आवश्यकता ही नहीं दोस्तों। हमें तो सिर्फ ये समझना था और इसके पैरेलल समझने। अब दोस्तों नोट लगाकर बातें लिख रहा हूं, आपको हूबहू लिखनी है, और यही बातें अगर समझ में आ जाएगी तो आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 1 पहली बात तो ये लिखेंगे दोस्तों कि हमने भारतीय संविधान में भारत के लिए भारतीय संविधान में
भारत के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया। अब वो दो शब्द है कौन कौन से? तो दो शब्द है इंडिया और भारत। इंडिया और भारत दो शब्दों का प्रयोग किया दोस्तों हमने। दूसरी लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में फेडरेशन के स्थान पर, फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग, यानी हमने संघात्मक के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है। यानी संघात्मक दो शब्द इंग्लिश का, हिंदी का एक शब्द है संघात्मक, जिसके लिए इंग्लिश में दो शब्द आते हैं, एक यूनियन भी आता है, एक यानी एक फेडरेशन भी आ जाता है। यानी राज्यों के संघ के लिए दो प्रकार का शब्द है, फेडरेशन और यूनियन। हमने फेडरेशन नहीं लिया है, हमने राज्यों का संघ लिया है, इसके लिए हमने इंग्लिश का शब्द लिया यूनियन। पहली बात तो इस यूनियन का तात्पर्य क्या है? अगर तात्पर्य है तो ये शब्द हमने कहां से लिया? तात्पर्य, इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई भी इकाई भारत से अलग नहीं हो सकती। कोई भी इकाई भारत से अलग नहीं हो सकती। ये होता है यूनियन शब्द का वास्तविक अर्थ। अब यूनियन शब्द हमने कहां से लिया? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, कनाडा के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान में यूनियन शब्द उल्लेखित है, फेडरेशन शब्द उल्लेखित नहीं है, ये ध्यान। तो तीनों बातें आपको समझ में दोस्तों। यानी आर्टिकल 1 में भारतीय संविधान में भारत के लिए कुल कितने शब्दों का? तो दो शब्दों का, इंडिया और भारत। दूसरी बात है हमने फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द प्रयोग किया। यूनियन का मतलब क्या था कि कोई भी इकाई भारत से बाहर नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह थी यूनियन शब्द हमने कहां से लिया? तो दोस्तों यूनियन शब्द हमने लिया कनाडा के संविधान में। अब दोस्तों इससे भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये आपको किसी बहुत अच्छी अगर पॉलिटी आपको आती है तो ही आपको ये सब इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। अब दोस्तों एक व्यक्ति है महबूब अली बेग। महबूब अली बेग ने आर्टिकल 1 के अंतर्गत, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन शब्द की जगह फेडरेशन, यूनियन शब्द की जगह फेडरेशन शब्द का उल्लेख, फेडरेशन शब्द का प्रयोग करने की सलाह दी। शब्द का प्रयोग हेतु प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन आप सभी जानते हैं इनका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। दूसरे व्यक्ति है दोस्तों एच.वी. कामत। पढ़ चुके हैं दोस्तों, संविधान सभा के सचिव थे। एच.वी. कामत ने संविधान सभा में राज्य शब्द के स्थान पर यानी जहां जहां भी राज्य शब्द लिखा हुआ उस स्थान पर या राज्य शब्द के स्थान पर प्रदेश शब्द उल्लेखित करने का प्रस्ताव रखा। प्रदेश शब्द उल्लेखित करने का प्रस्ताव। अब दोस्तों राज्य को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट, जबकि प्रदेश को कुछ इंग्लिश में और कहते हैं। उनका प्रस्ताव भी स्वीकारा नहीं किया। अब दोस्तों आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1, ये दो व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने आर्टिकल 1 के बारे में कुछ कहा।
पहले व्यक्ति है महमूद अली बेग। महमूद अली बेग ने यूनियन शब्द की जगह फेडरेशन शब्द का प्रस्ताव लिखा है, लेकिन इनका प्रस्ताव स्वीकारा नहीं है। एच वी कामत महोदय ने ये कहा कि जहां राज्य शब्द पर उल्लेखित है वहां राज्य की जगह प्रदेश शब्द का उल्लेखित किया जाना चाहिए, लेकिन इनका भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया दोस्तों। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 1 के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो इसके अंतर्गत राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 1 के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। अब दोस्तों राज्य में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है वो ध्यान रखना। यानी आर्टिकल 1 में किस चीज को परिभाषित किया गया, तो आर्टिकल 1 में राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया। अब आप कहोगे सर राज्य क्षेत्र में परिभाषित यानी राज्य जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो दोस्तों ध्यान रखना राज्य क्षेत्र में 3 चीजें आएंगी। एक तो राज्य आएंगे, यानी जो भी स्टेट है राज्य एक तो स्टेट के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, जबकि भारतीय संविधान में स्टेट के लिए राज्य प्रयुक्त नहीं हुआ, ये देश के लिए हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना। यानी एक तो राज्य आएंगे, यहां मतलब स्टेट है। एक यूटीज यानी संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। तीसरा अर्जित प्रदेश। ये 3 चीजें मिलकर किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, भारतीय यानी भारत का निर्माण करेगी, भारतीय स्टेट का निर्माण यानी राज्यों के संघ का निर्माण करेगी। समझ में है। आर्टिकल 1 में राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया दोस्तों, ये ध्यान रखना राज्य परिभाषित अलग से कहीं किया गया है। राज्य शब्द बहुत भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य शब्द तो आर्टिकल 12 में चर्चा करेंगे दोस्तों। यानी अगर पूछे ना राज्य की परिभाषा कहाँ है, तो राज्य की परिभाषा तो आर्टिकल 12 में और नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 36 में और सिविल सर्विस आईएएस प्री में इस बार राज्य की परिभाषा ही पूछी गई थी दोस्तों। एक प्रश्न आया था आपकी बार आईएएस प्री में, गैस कर लेना, देख लेना पेपर चेक। मैं ये कह रहा हूं आर्टिकल 1 में राज्य शब्द को परिभाषित किया, यानी राज्य शब्द नहीं, राज्य के क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। यानी राज्य के क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है, तो 3 ही चीजें शामिल होगी। एक तो स्वयं राज्य होंगे, एक यूटीज होंगे या राज्य यानी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य हैं। संघ शासित प्रदेश यानी दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, दादरा एवं नागर हवेली है, दमन एवं दीप है दोस्तों, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, ये सब शामिल होंगे। अर्जित प्रदेश का मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जिस पर भारत का प्रभाव हो या बाहर से मिला है। जैसे हम सिक्किम पढ़ेंगे दोस्तों, तो सिक्किम पर चोग्याल वंश का शासन था और 1965 के बाद में उसको भारत में मिलाया गया दोस्तों। तो वो क्षेत्र भी किसमें शामिल किए जाएंगे दोस्तों, अर्जित क्षेत्र में, और भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे। या आप यूं लिख सकते हैं दोस्तों, इसी में अगर ये भी लाइन देखने को मिले ना दोस्तों, संघ और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो संघ व राज्य, और ऐसे लिखना राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे, उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो अनुसूची 1 में परिभाषित है या अनुसूची 1 में उल्लेखित है दोस्तों, उल्लेखित है, ये ध्यान रख लेना। यानी अनुच्छेद 1 में कौन कौन चीजें शामिल हो सकती है, जो आर्टिकल 1 शेड्यूल्स 1 में जो उल्लेखित है ना वो शामिल करेंगे दोस्तों। ये दोनों बातें आ सकती है दोस्तों, समझ में है। आई होप ये बात आपको पूर्णतः समझ में दोस्तों। लास्ट बात लिखना, अनुच्छेद 1 संविधान सभा में महावीर त्यागी ने संविधान सभा में अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा। अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा
यानी ये तीसरे व्यक्ति हैं। अब मैंने इनको अलग क्यों बताया दोस्तों, इसका प्रश्न बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने। अनुच्छेद 1 में संशोधन का प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव में क्या किया दोस्तों, इन्होंने कहा कि भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। प्रस्ताव रखा कि भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी, जनता में निहित होगी। मतलब क्या है गुरुजी, मतलब ये है कि आर्टिकल 1 में ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 1 में स्पष्ट उल्लेखित कर दीजिए कि भारत की जनता है, यानी भारत की जनता के पास में सर्वोच्च शक्ति किसके पास में निहित होगी, जनता के पास में निहित होगी। बात स्पष्ट लिखिए, भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। ये बात उल्लेखित करवाना चाहते थे महावीर त्यागी, संविधान सभा में प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन इनका भी प्रस्ताव स्वीकारा नहीं गया। अब दोस्तों इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, सीधा सा मतलब है कि इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, तो भारतीय, क्योंकि प्रस्तावना में ये बात उल्लेखित है। हमने प्रस्तावना पढ़ा था और प्रस्तावना में एक शब्द देखा था कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में ये चीज लिखी हुई है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों से इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से मतलब ये निकाला गया था कि सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होगी, सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। लेकिन ये बात प्रत्यक्ष रूप से लिखी नहीं है, इसीलिए ये चाहते थे कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 में ये बात प्रत्यक्ष रूप से लिखी जाए। अब दोस्तों ये प्रश्न कभी बना, दोस्तों एक बार मूल कर्तव्यों से प्रश्न बना था, सिविल सर्विस आईएएस प्री 2015 में बना था और आरएएस प्री 2013 में बना था। आरएएस प्री में ये प्रश्न बहुत बार चर्चा कर चुका हूं दोस्तों, ये भविष्य में भी पूछा जाएगा, छोटे मोटे एग्जामों सब में पूछा जाएगा दोस्तों, देख लेना। प्रश्न क्या बना दोस्तों, प्रश्न ये बना था, अब दोस्तों प्रश्न ये था यानी एकता, अखंडता और संप्रभुता। प्रश्न सुन लेना दोस्तों, एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, ये भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। अब दोस्तों उसने ऑप्शन में दे दिया प्रस्तावना, प्रस्तावना के अलावा मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और दीजिए नीति निर्देशक तत्व। अब जिसने पहला ऑप्शन प्रस्तावना पढ़ा तो टिक मार दिया, क्योंकि ये बात प्रस्तावना में उल्लेखित है दोस्तों। लेकिन किसी ने न तो प्रश्न पूरा पढ़ा और न ही चारों विकल्प पढ़े। अब आईएएस का पेपर देने जा रहे हैं तो दोस्तों ऐसे ही थोड़ी बनेंगे दोस्तों आईएएस। तो आईएएस के पेपर में ये सवाल इसीलिए पूछा गया था क्योंकि प्रस्तावना में सिर्फ 3 शब्दों का उल्लेख है, यानी एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे, यानी ऐसा अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, ऐसा को कहीं नहीं लिखा हुआ है। वहां सिर्फ लिखा है एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखेंगे। अक्षुण्ण शब्द नहीं है दोस्तों, अक्षुण्ण जो शब्द है ना यानी संजोए रखेंगे, वो शब्द लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य में। और ये प्रश्न 2015 में आईएएस में पूछा था दोस्तों। आरएएस प्री 2013 का पेपर चेक कर लेना दोस्तों, 2013 में यानी 12-13 जो भी हुआ उसमें पर प्रश्न पूछा हुआ था। अब दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मैंने इसीलिए यहाँ उल्लेखित किया। क्यों प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, प्रश्न सीधा ही पूछ लेगा कि हम भारत के लोग, सॉरी या तो ये पूछेंगे हम भारत के, ये तो अभी सेकंड ग्रेड में आई थी दोस्तों। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होगी। यह प्रस्ताव आर्टिकल 1 में किसने रखा था, तो ये प्रस्ताव किसने रखा, महावीर त्यागी ने रखा था संविधान सभा में। तो ये लो दोस्तों आपका पूरा आर्टिकल 1 मैंने ए से लेकर जेड तक बता दिया। इसके बाद में कोई भी प्रश्न आर्टिकल 1 से नहीं बन सकते। अगर आपने ये वीडियो को संपूर्ण देख लिया दोस्तों, अच्छे से नोट डाउन कर लिया, तो मेरे हिसाब से भविष्य में आप अगर एक बार अच्छे से बेरेक्टर देख लेंगे दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आपका कोई भी सिंगल सवाल गलत नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यानी आर्टिकल 2, 3, 4 जितने भी आर्टिकल बचे हैं सब पर बात करेंगे, 395 पे बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।